नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया और मैं हूं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी। और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत ही ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस रहा है उनका कानून के बारे में, और कानून की पढ़ाई करके जज तक पहुँचे वो, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है एच.एस. शर्मा जी, रिटायर्ड सेशन जज हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। आज हम जानेंगे उनसे वो सारी बातें जो आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कान लाने का काम करेगी। जो भी वकील साथी है या नए जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो जज बन चुके हैं, तो वो अपने आप को कैसे बेहतर बनाए, कैसे अपने आप को तनाव से मुक्त करे। जहां आज मौजूदा स्थिति में भारत खुशहाली के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। बात करें तो लगभग हमारा 135 से 138वां स्थान हो चुका है, और लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सदर से लेके आज हम बात करें हमारे देश के अंदर के समाज की हालत भी, वो भी लगातार नीचे जा रहे हैं। जिस आप घर के बात करें या समाज की बात करें या पूरे कुटुंब की बात करें, तो हर जगह तनाव का माहौल है, हैप्पीनेस कम होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है तनाव, हमारे ऊपर बढ़ता हुआ दबाव। तो इन सभी बातों को जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे आए हैप्पीनेस, आपकी ज़िंदगी में कैसे हैप्पीनेस आएगी। तो जो वकील साथी है वो जरूर इस वीडियो को देखें, जो जज जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देखें, और जो जज बन चुके हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो आपको आप जुडिशरी में किस प्रकार काम कर रहे हैं, कैसे अपना तनाव को मुक्त करें, वो सारे सवाल हम करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया पर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि हमारा नाम हैप्पीनेस इंडिया है, हम अपना प्रयास ये कर रहे हैं कि समाज में हैप्पीनेस आए। तो आपको क्या लगता है कि समाज में किस प्रकार हैप्पीनेस आ सकती है आज के मौजूदा हालत में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये धन्यवाद दूंगा कि जो आपने टॉपिक लिया है, और ये जो टॉपिक है ये तकरीबन सभी लोगों को अफेक्ट कर रहा है। स्ट्रेस जो है, आप रोड रेज के केसेस देखते हैं, मोटरसाइकिल किसी को टच कर गई किसी गाड़ी की, और उतरने के बाद में उनका झगड़ा हुआ, और यहाँ तक रुकती नहीं है बात, वो गोलियाँ भी चल जाती हैं। बाद में फिर उनका फैसला हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे मुताबिक ये स्ट्रेस के उस लेवल को इंडिकेट कर रहा है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर पास्ट जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं उसके लाइफ के अंदर, वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गया है, और उस स्टेज के अंदर वो बस्ट होने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है उसको रिलीज़ करने का। तो टॉपिक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें जैसा आपने पॉइंट आउट किया है कि हम डील करेंगे इसको, टॉपिक को, इसको 3-4 हेड में बांटेंगे हम। सबसे पहले तो हम बांटेंगे सर, इसको ये देखें कि ये उत्पत्ति कैसे हो रही है। किसी भी आदमी से आप बात करें, उससे ये कहेंगे साहब हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और आप उसको ये कहिए एज ए ऑर्गेनाइज़र कि हमारे पास आधा मिनट का टाइम है या 30 सेकंड का टाइम है, तो वो आपको ये कहेगा नहीं साहब 30 सेकंड में मैं इसको पूरे बात को नहीं कह पाऊँगा, और वो आपसे समय ज़्यादा मांगेगा। तो उससे आप एसेस कर पाएंगे कि उसकी स्ट्रेस लेवल कितना ऊँचा है। अब ये स्ट्रेस कैसे है, इसको मैं एज ए जज भी मैंने देखा है। ये 2 तरीके से स्ट्रेस को मैं डिवाइड करता हूँ। एक कहता हूँ जिसको हम कहते हैं सेल्फ सफर्ड स्ट्रेस, उसको तो हम रेगुलेट कर सकते हैं। एक कहते हैं जिसने दूसरे ने स्ट्रेस दिया, उसको रेगुलेट करने के मैं डिफरेंट तरीके देखता हूँ। तो जो आपने टॉपिक लिया कि जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए, या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो मैं 1 बाय 1 इसको टच करूँगा, थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और जैसा मैं अपने आप पर अपने लागू करके चल रहा हूँ। स्ट्रेस हम सेल्फ सफर्ड या सेल्फ इन्वाइटेड कौन सा है, उसको मैं कहता हूँ कि जब आप, जैसे थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, एक बच्चा आपका कॉलेज से आया, स्कूल से आया, और उसने अपना रिज़ल्ट सुनाया, आपको बताया कि मैं 85% मार्क्स लेके आया हूँ। अब आपके पड़ोस में एक बच्चा रह रहा है, उसने कहा जी मेरे बच्चे के तो 95% आए हैं। आपने अपने बच्चे के माहौल को नहीं देखा है, आपने उस बच्चे की सहूलियात को नहीं देखा है, आपने उस बच्चे के IQ को नहीं देखा है, आपने उस बच्चे की डाइट को नहीं देखा है, आपने स्ट्रेट अवे उस 95% को 85% से कंपेयर करके और अपने आप पर एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा लिया है। अब उस लेवल को मेंटेन करना और उसको बढ़ाना या घटाना मेरे मुताबिक उस इंडिविजुअल के हाथ में है कि जो ये इस लेवल को बढ़ाने में लगा हुआ है। घर के अंदर आप पहुँचते हैं, बहुत मामूली सी बातें हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप स्ट्रेस को जब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक उसके अंदर ऐड करते चलेंगे, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। तो जो हमारे जजेस हैं,
जजेस के लिए मैं इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ पहले। तो सर मैं आपसे बीच में टोकूंगा, तो आप ये कह रहे हो कि परेशानियां हम खुद क्रिएट कर रहे हैं और उसको खुद ही बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है जी जिसको मैं लेता हूँ सेल्फ सफर्ड या सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ इन्वाइटेड। जी जी तो इससे तो आपको खुद को रेगुलेट करना है। और जीवन में स्ट्रेस को भी शॉक एब्जॉर्बर की तरह मैं देखता हूँ कि अगर आपकी बॉडी, दिमाग में, क्योंकि ये एक तरह की अपने किस्म की एक बीमारी है जिसकी उत्पत्ति हमारे बाहर से इसके अंदर आई है, दिमाग के अंदर, या हमारी डाइट से आई है। ये दोनों चीज़ें कंबाइंड इफेक्ट करती हैं जब हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। तो जो बढ़ता काम का दबाव है ये कितना इफेक्ट कर रहा है? ये कोई मायने नहीं रखता? नहीं सर, ये बिल्कुल रखता है। और वही आ रहा है कि जब हम, देखिए आप, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप घर के अंदर आप लेडीज़ को लीजिए, आपकी मदर, हमारी मदर हैं, वो अगले दिन की तैयारी कैसे करती थी? वो करते थे भाई कल क्या बनना है, आइटम्स अलग रखे, सुबह उसको कैसे रेगुलेट करके बनाना है। अब हम आज के दिन में देखेंगे बच्चों को, जो मैं देख पाया हूँ, और जुडिशियल ऑफिसर्स को ले लीजिए या लॉयर्स को ले लीजिए, वर्क आ गया, पहले बात अगर वर्क नहीं है तो उसका स्ट्रेस है, वर्क आ गया और 3 जगह आ गया तो उसका स्ट्रेस आ गया, उसको कैसे उन्होंने मीट आउट करना है वो उसका स्ट्रेस आ गया, अपोजिट काउंसिल कौन है उसका स्ट्रेस आ गया। तो आपने क्या किया है कि उसको स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करना शुरू करा है, उसको डिवीजन करना है। मेरा जो अपना सोच है उसको डिवीजन करना है। देखिए वर्क आ गया, उसको आपने मेंटेन करना है। आपसे पहले भी जुडिशरी के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स थे, आपके बाद भी आएंगे। अगर हम इसी बात को ले बैठे हैं कि सारे जजेस स्ट्रेस से पीड़ित हो जाएं और उसके बाद हम स्ट्रेस की वजह से गलत फैसले दें या लॉयर को स्नब करें या लॉयर की बात ही ना सुने, तो वो जुडिशियल ऑफिसर की जो स्ट्रेस है उसको वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। और मैं बीच में थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा। कल ही मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में, सुबह ही मैंने देखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज साहिबा ने, एक लॉयर ने जब स्ट्रेस लेवल की वजह से जब भला बुरा कहा, रिक्यूज़ करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा एक बात को कि प्रोफेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोफेशन के अंदर उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो ये मैंने वहाँ से क्लू लिया, तो आपके यहाँ शेयर करना। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया सर। मेरा जो अगला सवाल था वो आपने अपने इसी जवाब में ले लिया, हालांकि उसको मैं थोड़ा और बढ़ाते हुए, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो हम दर्शकों से इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपने जज बनने से पहले वकालत भी की, आप वकीलों के बीच में रहे हो और प्रैक्टिस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। उसके बाद आपने लगातार जिस प्रकार जुडिशरी में अपना समय दिया और बहुत अच्छे फैसले दिए, और लगातार जो आपका इतिहास रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ही अच्छी जजमेंट्स और बहुत ही अच्छे जजेस में गिना जाता है। तो इसलिए आपने कुछ बताया कि जजेस स्ट्रेस की वजह से गलत फैसले देते हैं या वकील स्ट्रेस की वजह से कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको केस में ही हानि पहुंचा देते हैं। तो वही मेरा अब अगला सवाल ये है कि आप क्या देखते हो कि वो क्यों इतने अपने ऊपर दबाव ले लेते हैं, और दूसरा वकीलों और जुडिशरी के लिए कैसे आप क्या एक संदेश दें, क्या आप अपनी तरफ से बात बताएं जिससे वो इस दबाव को दूर करके अच्छे तरीके से अपने आप को रेगुलेट कर सके, वो कैसे करें? देखिए मैं इसमें लूँगा जजेस के लिए सबसे पहले, और जजेस के साथ ही उन लॉयर्स के लिए जिनके पास वर्क है। तो जजेस के लिए तो मैं जैसा दिल्ली जुडिशियल एकेडमी में या दूसरी जुडिशियल एकेडमी से मैं जाता हूँ बताने के लिए ऑफिसर्स को, हमारा जो कोर्ट मैनेजमेंट है वो मेरे मुताबिक वो इस किस्म का है कि वो आपका स्ट्रेस लेवल दे रहा है। 70 केसेस आपने लगा लिए, और उन केसेस की मेरे मुताबिक अगर आप जजेस के तौर पर या लॉयर के तौर पर, मैं जब प्रैक्टिस में आया था और जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस की, मेरे गुरु जो थे, वो शाम के टाइम में स्टडी करके जाते थे अगले केसेस की, अगले दिन के केसेस की। ऐसे ही जजेस के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जजेस अगर पहले दिन अपनी कॉज लिस्ट को ग्लांस करके जाएं, उसके अंदर उनको ये देखने को मिलेगा, बहुत छोटे उदाहरण हैं, किसी में एप्लीकेशन लग रही है ऑर्डर 9 रूल 7 की, एक्सपायरी ऑफ ऑर्डर को सेटिसाइड करना है, और आपको लग रहा है कि वाजिब ग्राउंड है जिसके अंदर इसको सेटिसाइड करना है, तो आपको सुनने की ज़रूरत उसकी नहीं है डिफेंडेंट की तरफ से। आपको स्टेट अवे प्लेंटिफ से पूछना है कि देखिए इसमें बनता है इनका कॉस्ट के ऊपर, आप अगर इसको चाहें तो मैं अलाउ कर सकता। छोटा ऑर्डर होगा, चैलेंज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों पार्टीज खुश होंगी। अब आपका जो कोर्ट मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों का देखने का है, और ऐसे ही लॉयर का वर्क मैनेजमेंट है। अगर वो स्टडी नहीं करके गया है तो अनइम्पॉर्टेंट केसेस के अंदर वो अलझ जाएगा, जिनके अंदर के उसको पता है कि रिलीफ मिलना नहीं है, उसके अंदर वो लंबी लंबी बहसें हो रही हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपका मैनेजमेंट जो है वो उसको देखना है आपने। और मैनेजमेंट का उदाहरण, जब मैं गया एकेडमी में गया था भोपाल में, तो मुझे किसी हाईकोर्ट के जज साहब ने बताया कि मैनेजमेंट का तरीका कि देखिए शेर आता है
तो जो वहाँ के जो रहने वाली हैं चीज़ें, बाकी के जानवर या परिंदे हैं, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। बंदर सबसे ऊंची चोटी पर है, उसे दिखाई दे रहा है, तो उसने अपने किलकारी मारी और हिरन को और नीचे वो जो जानवर हैं जो उसको देख नहीं पा रहे हैं उनको उसने आगाह कर दिया है। तो ये जंगल का मैनेजमेंट कहलाता है, अपने को बचा रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात बताया आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नए जजेस की तैयारी करने वाले या जो नए जज हैं वो सुनेंगे और जो वकील साथी हैं वो भी सुन के अपने जीवन में अपनाएंगे। तो एक और बात है सर, ये तो रहा कि स्ट्रेस लेवल है या फिर जिस प्रकार के काम के दबाव के कारण, पर आज देखने को मिल रहा है कि जो आधुनिक समाज में वकीलों को परेशानियां भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि लगातार नई नई रिस्ट्रिक्शन दी जा रही हैं, या जुडिशरी की भी बात करें या अंदर कोर्ट स्टाफ की भी बात करें, तो परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपने भी अपने उसमें देखा होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जब जो जज बनते थे पहले प्रैक्टिस करके 3 साल की या 5 साल की प्रैक्टिस होती थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद उनको मौका दिया जाता था कि आपकी जज की तैयारी करो। अब क्या है कि आप सीधे आपने LLB की, उसके बाद आप सीधा ही जज बन जाते हैं। तो उसके बाद जो जजेस का और वकीलों के बीच में जो समान तालमेल होना चाहिए वो अब कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जो नए जज बन के आते हैं वो अपने आप को मतलब है ना टोटली ही एक तरीके से बुक के हिसाब से चलना पसंद करते हैं। हालांकि अच्छी बात है ये, पर जो प्रैक्टिस का लेवल है, जिस प्रकार किसी वकील के ऊपर मान लो कहीं दूसरे कोर्ट में भी केस लगा हुआ है या और उसके ऊपर कोई वैसा भी कोई परेशानी है, क्योंकि कई बार क्लाइंट भी परेशानी क्रिएट कर देता है, कुछ और भी दबाव है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि क्या इनके बीच में तालमेल लेना चाहिए जुडिशरी का और वकीलों का, और जो वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने परेशानियों को कैसे कम करें। क्या वो क्लाइंट से कम बात करें, क्या क्लाइंट को सारी सब कुछ ब्रीफ कर दें? कम बात करें तो भी दिक्कत होती है ना, और पूरा ब्रीफ कर दें तो फिर वो क्लाइंट इतना ज़्यादा, कई बार ऐसा वकील जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो ये है कि वकीलों को हर तरीके से परेशानी है, गालियां मिलती है। कहने का मतलब है क्लाइंट चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, पर कहेगा नहीं वो तो मेरा, तो भाई मैं खुद मेहनत करी, वकील ने कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो कि समाज में एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है। पहले वकीलों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी, बहुत मान दिया जाता था, बहुत जो जुडिशरी को बहुत ज़्यादा मान दिया जाता था। तो आज क्या आपको लग रहा है कि ये मान कम हो रहा है और ये परेशानी इन पर बढ़ रही है? देखिए, इसके लिए मैं दोनों ही पक्षों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि जुडिशरी गड़बड़ गलत कर रही है या जुडिशरी का दोष ज़्यादा है या हमारे लॉयर्स ब्रदर्स का जो है वो दोष ज़्यादा है। मैं इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, जज को अपनी ड्यूटी देनी है 10 से, और जो उसकी ड्यूरेशन है 4 बजे तक की है या 5 बजे तक की है। लॉयर एक केस से अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, यह हार्ड फैक्ट है। अगर आप ये उम्मीद करें या जुडिशल ऑफिसर ये उम्मीद करे कि सुबह 10 बजे आकर वो बैठ जाए और उसका केस 4:30 बजे लिया जाए या 3 बजे लिया जाए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट जो है, हम जो सीट पे बैठता था मैंने मेरे जो गुरु हैं वहाँ पर जुडिशरी में रहे, VS अग्रवाल, जस्टिस VS अग्रवाल साहब थे। उन्होंने एक बड़ा सिंपल फंडा बताया था कि देखिए, जिस वक्त आपकी लॉयर से एकेडमिक डिस्कशन के अंदर तू में होती है, वो एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्लेयर अप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ऑर्डर मत लिखाइए उस वक्त, क्योंकि वो सफरर होगा क्लाइंट, लॉयर नहीं होगा। लॉयर तो आपके सामने बहस करके चला जाएगा, और आपने क्या किया कि आपने ये देखते हुए कि मैंने इस लॉयर को रिलीफ नहीं दिया है, रिलीफ आपने क्लाइंट को नहीं दिया है, जबकि उसका लीगली बन रहा है या बनता है। तो ये पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान करनी है कि आपकी मैनेजमेंट, मैं बार बार मैनेजमेंट को कह रहा हूँ इसलिए कि मैनेजमेंट जो है वो लॉयर की भी है। लॉयर को भी ये देखना है कि अब मैं 3 लॉयर्स हैं दिल्ली के, नाम नहीं लूँगा उनका, उनकी मैनेजमेंट मैंने देखी, दे हैव देयर लिस्ट और कॉज लिस्ट। 3 आदमियों को दे देते थे, हर एक की कॉज लिस्ट का नंबर डालते थे कि एक्स के यहाँ कोर्ट में मेरा जो मैटर है वो 6ठे नंबर पर है, दूसरे की कोर्ट के अंदर 27वें नंबर पे है, तीसरे के में 10वें नंबर पे। और वो ये असेस करता था कि इनमें सारे जजेस में से कौन से जजेस ऐसे हैं जो ऑन टाइम बैठते हैं 10 बजे और केसेस को पूरी ढंग से डील करते हैं। तो वो क्या करते थे, सुबह 10 बजे हमारे यहाँ पहुँच गए, 17वें नंबर पे सर केस है मेरा, मुझे उसमें विटनेस में कोई क्रॉस नहीं करना है, जनाब ले लें, मेरा जूनियर आ जाएगा, मेरी तरफ से अटेंडेंस लगा लें। 22वें नंबर पे मेरा केस है आपकी कोर्ट में, उसमें जज साहब PP साहब की बहस सुन लें, मैं शाम के टाइम किसी वक्त भी 3:30-4 बजे करीब आऊँगा, मेरे को 10 मिनट से ज़्यादा इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। जजेस खुश होते हैं इस चीज़ से कि लॉयर ने आके उनको डिटेन नहीं करा कि भाई आप मेरे को सुने, मैं आऊँगा तभी आप सुने, उनको बता के चले गए। तीसरे केसेस के अंदर लगा लीजिए वो उस दूसरी कोर्ट में गए और वहाँ जाके उन्होंने बताया जजेस को कि सर इसके अंदर एक एप्लीकेशन लगी हुई है मेरी 6-17 की, जनाब देख लें इसे,
अगर आपको लगता है, क्योंकि मेरा व्यू है कि इसके अंदर बनती है, बाकी आप उनको सुन लें और डिसाइड कर लें। कोई लंबी बहस नहीं है, कोई लंबा ना, जज साहब को ये कहा जा रहा है कि 4 बजे तक वेट करिए आप, ऐसे ही जजेस का है। मैं गुड़गामा के ही 2 जजेस का, जो फ़िलहाल अब जजेस नहीं, क्योंकि मैंने 1977 में बार ज्वाइन की थी और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ का रहा मुझे गुड़गांव बार का। इसमें मैंने जजेस देखे जिनकी कोर्ट मैनेजमेंट से मैं प्रभावित हुआ और जुडिशरी में सक्सेसफुली, मुझे अपने आप गर्व है इस बात का, सक्सेसफुली अपनी टेन्योर एज ए जज निकाल कर आया। और वहाँ मैंने यहाँ के दोनों जो हमारे मैनेजमेंट के थे जजेस के, वो मैंने इम्प्लीमेंट किए। एक जज साहब थे हमारे, वो सुबह कॉल करते थे, रनिंग में कॉल करते थे, ए और बी केस कॉल किया, देखा नहीं आया, बी अगला केस कॉल किया, सी और डी आ गए, हाँ जी बताइए क्या कहना है, कहना सर ये एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं कि उसको भी 3 बजे तक के लिए रख रहे हैं। जब आपका केस है कि मैंने निपट रहा है तो उसको करिए, फारिग करिए। दूसरे जज साहब थे, उनका जैसा चल मैंने देखा प्रचलन, वो क्या करते थे, पूछते थे कि आपको इसमें कितनी बहस में टाइम लगेगा, साहब इसमें 2 मिनट लगेगा, अच्छा कल के लिए लगा देते हैं। तो उनकी 30 की कॉज लिस्ट अगले दिन 60 और तीसरे दिन 90 और चौथे दिन 120 की हो जाती थी, और कोई सा भी डिस्पोजल नहीं होता था। और सारे लॉयर्स इतने दुखी हो गए थे उनसे परेशान कि वो कहते थे कि सर हमारा कोई तो काम नहीं हो रहा, सारे केसेस हमारे आपकी कोर्ट में इकट्ठे हो गए। तो हम ये चाह रहे थे कि कोर्ट का जो मैनेजमेंट है, अब आज ये लॉयर्स के लिए हमने लॉयर्स का देखा हुआ है जिसमें कंसीड करनी चाहिए बात, उनको लगता है 9-7 में इसमें मुझे बतौर प्लेंटिव के मुझे कंसीड करनी चाहिए कि सर इसमें देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, 110 की एप्लीकेशन है, नहीं हम तो 110 में भी उतनी किताबें दिखाएंगे। जब मुझे लग रहा है कि ये आदमी इसके अंदर पार्टी बनने वाला, परचेजर है, ये लॉ के हिसाब से वो ज्वाइन करेगा प्रोसीडिंग को, तो हम इसके अंदर लंबी बहस क्यों कर रहे हैं, हम कट शॉर्ट करें। क्योंकि हमने लॉयर के लिए कह रहा हूँ, हमने उन केसेस के अंदर टाइम ज़्यादा डिवोट करना है जिनके अंदर लॉ इन्वॉल्व है, लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे अगर अच्छी सबमिशन मैंने करी तो मुझे मेरे हक के अंदर होगा। तीसरा, जस्टिस वेंकटरमैया का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल को देख के मुझे पता लगा कि जस्टिस वेंकटरमैया ने शुरुआती जो प्रैक्टिस की थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की थी, और लेटर ऑन ही बिकेम जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका एक ऑल इंडिया रिपोर्टर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा लॉयर की मैं जो स्ट्रेस है वो क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कारण ये बताया कि सिंपल है, पहले लॉयर्स फीस लेते थे, वो रिजल्ट से रिलेटेड नहीं होता था, तो वो जाता था, सबमिट करता था, जज ने कहा कि आपकी बेल एप्लीकेशन अलाउड, थैंक यू माय लॉर्ड, और कह के बाहर आ जाते थे। अब है रिजल्ट से कनेक्टेड फीस कि आप मुझे 5 लाख फीस देंगे, बेल कराऊंगा। अब वो जब जज से बात कर रहे हैं तो उनको ध्यान है कि मेरी 5 लाख फीस इसमें अटकी हुई है, अगर मैंने ये बात आज यहाँ फोर्सफुली नहीं कही या यहाँ से इम्प्रेसिव वे में नहीं कही या रिलीफ नहीं लिया तो मुझे 5 लाख का नुकसान होगा। और यही है जहाँ से हमारी झगड़ा शुरू होता है, जुडिशरी का और लॉयर्स का। तो जो आपका जवाब था उससे मेरे को 2 चीज़ें जो मोटी समझ में आई, तो एक तो ये है कि आपने दोनों के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस तो कम करना ही करना है, एक अपना अनुभव लेके अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा, पर सबसे ज़रूरी है कि मैनेजमेंट करें कि आपको सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है और पढ़ाई करके फिर दोबारा वापस कैसे आना है। दूसरा कि आपस में तालमेल बनाए रखें। पर इसमें जो सवाल एक मेरा ये था कि आज जो जुडिशरी की या फिर हम वकीलों की बात करें तो जो उनका मान सम्मान था वो वाला सवाल जवाब मेरे हिसाब से शायद रह गया, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप ब्रीफ कर दें। तो क्या लग रहा है कि समाज में उनका मान सम्मान कुछ कम हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है और वो कैसे वापस ला सकते हैं? क्योंकि जब पहले कहा जाता है कि कहीं वकील चला जाते थे तो वहाँ के जो बैठे हुए लोग थे वो सब उठ के उनको सलाम करते थे और नमस्कार करके बैठाते थे, इज्जत देते थे। पर आज वकीलों का रहे तो ऐसा ही है, वकील है तो क्या हुआ, तो ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हालांकि उतनी इज्जत आज भी है, जुडिशरी की भी उतनी इज्जत है। जो मुझे इसका एक जवाब मिला है आपकी तरफ से वो ये कि भाई आज हमने जो फीस जब ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उसकी वजह से भी अपने आप ही इज्जत धीरे धीरे कम हो जाती है। सामने वाला क्लाइंट ये सोचते हैं कि भाई फीस दे रखी है, मैं तो फीस देके काम करवाऊंगा। तो एक तो मुझे लगा, इसके अलावा और क्या वजह है जो मान सम्मान हमें और बढ़ाना चाहिए? मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, ये दोनों अभिन्न अंग हैं, सोसाइटी इनके बिना नहीं रह सकती है। कोई समाज हमारा, कोई कल्पना करे ये बात की कि हमारा समाज बिना जुडिशरी के या बिना लॉयर्स के, मैं कहता हूँ नहीं रह सकता, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जजेस के लिए
और लॉयर्स, जो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी की, जिसके हिस्सेदार हैं हमारे लॉयर्स भाई भी, अगर ये ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये बाहर हो जाएंगे, ये ऐसा सिस्टम बिल्कुल रहेगा ही नहीं। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? अगर हमारा जो जुडिशल ऑफिसर है वो रिगार्ड देना शुरू करे लॉयर को जो डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व का मतलब एवरी लॉयर, हमारे लिए सब रेस्पेक्टेबल है। मैंने आज तक, मैं इतने वर्ष रहा, मैं 35 वर्ष में इसमें जुडिशरी में निकाला, मुझे आज दिन तक याद नहीं है कि मैंने किसी लॉयर को ये कहा हो कि लुक हियर, यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। 35 वर्षों में। हाँ, ऑफिशियल्स जो थे उसमें सिर्फ 2 केसेस थे, एक हेड कांस्टेबल थे और एक ASI थे। वो अलग बात है क्योंकि वो ऑर्डर की अवहेलना करी थी, इसलिए उनको मैंने प्रोसीड किया था। बाकी लॉयर्स के लिए किसी भी लॉयर को इतने वर्षों में ये तक सेंटेंस नहीं बोला कि वकील साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं, और करते किस किस्म से थे, क्योंकि म्यूचुअल रिगार्ड होती थी। बुजुर्ग लॉयर आते थे, सबसे पहले मैं उनकी वेलबींग पूछता था, वकील साहब कैसे, सेहत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, ही इज़ नॉट गेनिंग एनीथिंग, बट ही विल गिव इमेंस रिगार्ड। मुझे भरपूर इतने रिगार्ड देगा वो मुझे कि वो कहेगा देखिए एक जज साहब हैं, जो मैं गया और उन्होंने पूछा वकील साहब आपका केस कौन सा है, तो उन्होंने कहा सर मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा सा 10 मिनट मुझे आराम करने दे। बिल्कुल ठीक है वकील साहब, जैसे ही आप ठीक हो जाएं आप मुझे बता दीजिएगा, उसमें कोई नहीं है। दूसरा मैं लेता हूँ जूनियर लॉयर के लिए। जूनियर लॉयर को देखिए, जूनियर लॉयर मैंने भी जिस दिन ज्वाइन किया था वो मेरा पहला दिन था जो इसके अंदर एडवोकेसी में, वकालत में, तो मैं सबसे जूनियर था उस दिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया। अगर मुझे कोर्ट में घुसते वक्त में और जजेस साहिबान मेरे को ये ट्रीट करें कि साहब ये तो सबसे आज का ही वकील है, इसको तो हमने इज्जत नहीं देनी है, तो वो तो गलत है बिल्कुल। क्योंकि 4 दिन के बाद वो 4 दिन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसको 10 दिन के बाद 10 दिन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल है। हाँ, लॉयर्स की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए वो अपना फंक्शन कर रहा है जुडिशल ऑफिसर। हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, मैंने कोई ऑर्डर किया उसको चैलेंज करने के लिए आपको अथॉरिटी दी हुई है, प्रोसीजर है। हाँ, अगर आप मोबोक्रेसी करेंगे, ये मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ, मोबोक्रेसी से रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा। रिलीफ ये होगा कि आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने सबमिट किया है, आपको लगेगा उस वक्त में कि आप सही हैं और जुडिशल ऑफिसर गलत है, लेकिन सिस्टम के अंदर इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। आप सबमिट करें और सबमिट करने के बाद वेट फॉर द वर्डिक्ट। इफ़ इट कम्स इन योर फेवर, वेल एंड गुड। इफ़ इट डजंट कम, यू हैव द राइट, लीगल राइट टू चैलेंज दैट ऑर्डर। हमें मैनेजमेंट पर सबसे पहले ध्यान दिया है, लॉयर की रिगार्ड और रिस्पेक्ट वो इस सोसाइटी का अभिन्न अंग है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। आप उसको ये कहें कि वो 3rd ग्रेड सिटीजन है इस समाज का, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। सेम वे आपको ये कहना कि सामने जो जुडिशल ऑफिसर बैठा हुआ है, इस ऑफिसर को मैनेज नहीं करना आ रहा है, वो उसका अपना आउटलुक है, लेट हिम डू इट। यू आर हैविंग दी अदर वेज टू कम्युनिकेट टू द सीनियर अथॉरिटीज, इस किस्म से करेंगे। ये तो सर जजेस की और वकीलों की बात होगी कि वो आपस में एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करें, पर मेरा जो सवाल था वो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे था। मैं समाज के, क्योंकि समाज जो है वो बिना जुडिशरी के, बिना वकीलों के चल ही नहीं सकता है, आपने भी बताया। क्योंकि आज हर चीज़ जो देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं वकीलों से और जुडिशरी से जुड़ी हुई है। किसी भी विवाद का निपटारा बिना जुडिशरी के नहीं हो सकता। हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार जब दिल्ली की जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ हुई तो किस प्रकार वहाँ जज ने आके, जुडिशरी ने आके उसमें हस्तक्षेप किया, और वो जुडिशरी तक कब पहुंचा, वो वकीलों के थ्रू ही पहुंचा, तो उसको वहाँ पे स्टे लगाया गया। हालांकि अब फैसला क्या आता है, पर जो वहाँ के लोग थे उन्होंने राहत की सांस ली और जजिस को धन्यवाद किया और वकीलों को धन्यवाद किया। पर जो इस मौजूदा हालात में, ये तो एक इंसिडेंस था, इसमें उन्होंने वहाँ पे अपना फर्ज निभाया, पर जो समाज के अंदर वकीलों की या जुडिशरी की, मैं बता रहा हूँ कि जो मान कम हो रहा है सर, वो आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? क्या मैं हो सकता है गलत हूँ कि मान सम्मान असली में कम हो रहा है? अगर वो हो रहा है तो वो कैसे वापस आए और कैसे उसको, वो वकील या जुडिशरी उसको कैसे अपने आप को ठीक करके दोबारा वही प्रतिष्ठा पाए जो पहले आज से 20 या 30 साल पहले जब आपके समय में रहा करती थी? मैं इसका उदाहरण पहले अपने जो मेरे एडवोकेट भाई हैं उनकी तरफ दूंगा। जी जी। और ये समाज का वो भी हिस्सा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया तो मेरे से अगर कोई 3 महीने सीनियर भी लॉयर आता था तो मैं खड़े होकर उनको सीट ऑफर करता था। अंदर कोर्ट रूम में भी सेम सिस्टम था कि जो भी लॉयर सीनियर आता था, मैं अगर बैठा हुआ हूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँगा और उनको ऑफ़र करूँगा।
इसमें मैंने घटता हुआ देखा है कि हमारे जो लॉयर्स हैं, अब ये उनकी सोच है, मैं नहीं उनको कहूँगा कि क्यों नहीं खड़े होते या क्यों नहीं सीट देते हैं। हो सकता है शायद उनको ये लगता हो कि भाई बैठने से ही प्रॉपर हमारी इज्जत बनी रहेगी। पहला तो ये थोड़ा सा मैं टोकू सर इसमें, ये चीज़ मैंने भी देखी है, जो नए बच्चे आ रहे हैं एडवोकेट बन के, वो सीट देना तो दूर की बात सर, वो नमस्कार भी नहीं करते। ये भी देखिए, अब मैं तो इसको कैसे कहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया समाज का। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं भी इस समाज से हूँ। नर्सरी में अगर आप कैक्टस लगाएंगे, गुलाब लगाएंगे, गेंदा लगाएंगे, वही पौधा निकलकर गमले में पहुंचेगा। अब अगर सोसाइटी में घर के अंदर मेरा माहौल बड़े दादा को या पिताजी को इज्जत नहीं देना है, तो वो लॉयर को क्या इज्जत देगा। सेम पोजीशन हमारी यहाँ पर है, बार की है, कि बार के अंदर हमारे जब लॉयर भाई आ रहे हैं नए वाले, और वो ये देखते हैं कि साहब हमने इनको इज्जत नहीं देनी है, और कहाँ से आ रही है ये उत्पत्ति, क्या हो रही है, उत्पत्ति यहाँ से हो रही है कि उनको ये लगने लगा है कि मैंने जो LLB डिग्री करी हुई है, अरे ये मेरे को ज्ञान ज़्यादा है और इनको ज्ञान कम है। एक तो ये, दूसरा हमारा एक जो इज्जत कम का और ज़्यादा का आपने बात कही है, ये रिजल्ट से लिंक्ड है। हमारे को, हम किसी भी अथॉरिटी को अगर मेरे हक में देता है फैसला, तो मैं कहता हूँ ये सबसे बढ़िया आदमी है, और मेरे खिलाफ देता है तो मैं कहता हूँ उसको कंडम कर देता हूँ, चाहे उसने लॉ के हिसाब से दिया फैसला, लेकिन हम कंडम कर देते हैं। मैं जेल की इंस्पेक्शन में गया था तिहाड़ की में, तो मैं सारे जो इनमेट्स थे, मेरे जिस वार्ड की मैं इंस्पेक्शन में जज था, इंस्पेक्टिंग जज, तो मैं उनको सबको बाहर बिठाता था। मैं अंदर उसमें बैरक्स में नहीं रखने देता था, और कुर्सी डाल के बैठ जाता था। तो जो मेरे उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट थे, वो कहते हैं सर इसमें हार्ड एंड क्रिमिनल्स भी हैं और थोड़ा सा सर ध्यान करें। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बैठाओ इनको और बैठ के बात करेंगे। तो उसमें से एक दो उन्होंने खड़े होकर पूछा, जो यूपी में मर्डर करा हुआ था उन्होंने, और हमारे दिल्ली में भी एक दो मर्डर करे हुए थे। तो खड़े हुए साहब एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा पूछिए भाई। कहना सर ये बताओ, यूपी का कानून बेल का या दिल्ली का कानून बेल का वो एक जैसा है या अलग अलग है। तो मैंने कहा भाई पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि दिल्ली के केस के या यूपी के केस के मुझे फैक्ट्स तो नहीं पता है, तो इसलिए कानून तो रहेगा एक ही, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड होता है। पर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, सभी से, और इसके ऊपर इतनी ज़ोर की हंसी हुई वहाँ पर। मैं कहा आप जितने बैठे हुए हैं, क्या 100% बेगुनाह है सारे के सारे, सभी? तो उसके ऊपर सारे हंसे और कहने लगे सर ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने कहा देखिए मैं एसेस नहीं करने आया हूँ, मैं केवल ये कहने आया हूँ कि रिगार्ड दीजिए, रिगार्ड पाइए। तो इसका मेरा मानना ये है कि समाज के अंदर अगर मेरे घर के अंदर मेरा बच्चा मेरे फादर की रिगार्ड नहीं कर रहा है, तो वो अंदर आके जुडिशरी की क्या रिगार्ड करेगा, या समाज के किसी और लॉयर्स की क्या रिगार्ड करेगा वो। तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन। घर से आप चलेंगे तो घर के अंदर का जो माहौल है उसी के हिसाब से, और ये कहीं ना कहीं फिर लिंक हो रहा है स्ट्रेस से। बिल्कुल। मैं इज्जत और बेइज्जती तब करता हूँ जब मेरा एक लेवल, आपने प्रेशर कुकर देखा हुआ है, उसके अंदर एक सेफ्टी वाल्व होता है, जब उसकी अंदर वायु जो है भर जाती है, और भरने के बाद में एक स्टेज ऐसी आती है जिसको वो बियर नहीं कर पा रहा है, तो या तो सेफ्टी वाल्व से निकल जाए, और नहीं निकलेगा तो वो फटेगा वो प्रेशर कुकर। सेम पोजीशन उस इंडिविजुअल की है जो घर से चला, जिसके पास एक ब्रीफ है, उसका क्लाइंट उससे उम्मीद कर रहा है कि चाहे मैं गलत दीवार बना रहा हूँ, मेरे को रिलीफ आज मिलना चाहिए, इंजेक्शन मिलना ही चाहिए मुझे। एक आदमी आया है जिसने मर्डर करके आया है, और उसको लगता है कि 3 दिन अभी जेल में नहीं हुए हैं, एविडेंस उसके खिलाफ माकूल है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं अभी बेल हो जाए मेरी। अब ये दोनों चीज़ें किसको स्ट्रेस दे रही हैं? स्ट्रेस दे रही हैं उसकी फैमिली को पहले तो, कि वो फैमिली वाले कहते हैं वकील को आके कि साहब अभी बेल करा दीजिए इसकी। लॉयर ये लेके चलता है कि हाँ जी मेरे को तो लग रहा है बेल का केस है, अब वर्डिक्ट तो नहीं जज साहब से। तो जिसने भी इसके अंदर रुकावट डाली वो ही नाराज़गी का पात्र बन गया, और नाराज़गी के पात्र ने दोनों के लेवल को, स्ट्रेस को दे दिया है। बिल्कुल ठीक कहा सर। ये तो आपने जो इसका तो पूरा निचोड़ निकाला, एक तो स्ट्रेस से, ये तो बिल्कुल जायज़ बात है कि जो हमारे ऊपर मानसिक दबाव बढ़ रहा है उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। और दूसरा जो आपने बताया कि परवरिश का नतीजा है, अगर अच्छी परवरिश होगी, आप मान सम्मान देना सीखोगे घर से ही, तो आप अपने घर से निकलते हुए अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को दोगे, और उसके बाद दूसरों को भी मान सम्मान दोगे।
और जो आजकल जो मैं भी आप सभी से जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी अच्छे और बड़े विद्वान भी देख रहे हैं, उन सबसे यही कहूँगा कि ये जो सवाल था इसको लेके आप अन्यथा ना लें, क्योंकि अगर कोई जुडिशरी अफसर या बड़े वकील देख रहे हैं, आज जो समाज के अंदर हकीकत है हमारी, उसको हम दिखाने का आईना हम सबको देखना चाहिए कि क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं। आप देखते भी होंगे, आपके पास जब क्लाइंट्स आते होंगे वकीलों के लिए या जजेस के पास, बाहर जाके जो जजेस के कुछ ऐसे ऑर्डर के खिलाफ भी कुछ लोग मान लो सहमत नहीं है, जो सही है, और जो गलत ऑर्डर है उसके खिलाफ तो सहमत होंगे ही नहीं होंगे। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को खुद भी इस समाज का आईना बन के आप देखें और उस चीज़ को दुरुस्त करके अपना मान सम्मान वापस उस लेवल को लाने की कोशिश करें जो सर बता रहे हैं पहले किस हिसाब से लोग मान सम्मान करते थे। तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपका चेहरे पे हैप्पीनेस आए और आपके मानसिक दबाव को दूर करें, तो वापस हम अपने देश को, अपने समाज को उस खुशहाली के पायदान पे ले जा सके जहाँ पे पूरा वर्ल्ड हमें फॉलो करे। तो अब मैं सर से एक इनकी लाइफ का वो किस्सा जानना चाहूँगा जिसको लेके, क्योंकि हर किसी के लाइफ का एक ऐसा किस्सा जरूर होता है जिसको याद करके वो आज भी मुस्कुरा जाए या आज भी उसको याद करके दूसरों को बता के उसका एक शिक्षा का उदाहरण देना चाहे। तो जरूर सर के लाइफ में भी कुछ ऐसा एक लम्हा रहा होगा, एक ऐसा पल रहा होगा, एक ऐसी कहानी रही होगी जिसको याद करके वो आज भी खुश होते होंगे और चेहरे पे स्माइल आती होगी। तो सर वो ऐसा कोई किस्सा जो दर्शकों को जानना जरूरी है और वो भी उनके चेहरे पे भी स्माइल आए, अगर वो भी आज परेशान है, तो ऐसी कोई कहानी आपकी लाइफ की? मैं इसमें प्रोफेशन वाली बात पर ज़्यादा लूँगा, जज वाली बात पर तो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा कोई सा किस्सा। बाकी मैं इसको इस ढंग से लूँगा कि अगर आप अपने वर्क के अंदर वर्क को रिलिश करना सीख रहे हैं, मैं इसको इस ढंग से लूँगा कि एज ए जज ले लीजिए, जज के तौर पर अगर मैं अपने काम को रिलिश कर रहा हूँ, मेरे को कहीं पोस्टिंग कर दी, मेरे को काम करना है। हमारे यहाँ मैंने जजेस देखे हैं जो इस बात से लेते हैं साहब हमारी पोस्टिंग तो बड़ी टफ हो गई है या हल्की हो गई है, उससे नहीं है, ऐसे ही लॉयर का है, यू आर डूइंग योर जॉब और आप उसको कर रहे हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया, ह्यूमर जो है वो हर सेंटेंस में है, हर वाक्य में है, हर इंसिडेंट में है। जरा सी बात आप लेंगे उसके अंदर हर एक के अंदर ह्यूमर भरी हुई है। आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जिसको आप लोग देख के बैठ हुए देखते हैं और एंजॉय करते हैं, वो कहीं ना कहीं से हर बात में एक ह्यूमर का पुट लेके आता है। ऐसे ही आपका प्रोफेशन है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारे कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, तो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था और एक्सीडेंट का केस था, फेटल एक्सीडेंट का। तो जो मेरे सीनियर थे, मेरे अंकल, वो उनसे सवाल पूछ रहे थे विटनेस से, जो आई विटनेस था, और पहला प्रश्न पूछा कि भाई ये बताओ कि गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद कितनी दूर जाकर रुकी। तो उसने पीछे मुड़कर देखा गेट की तरफ, वहाँ गेट के बाहर जो है हमारी गुड़गांव कोर्ट्स में एक पेड़ नज़र लगा था। तो उसने कहा साहब ऐसे समझो जैसे यहाँ से और ये पेड़। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा कि साइकिल कितनी दूर जाकर गिरी। वो क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने करते रहे। तो उसने कहा जी ऐसे समझिए जैसे यहाँ से ये पेड़। उसका तीसरा सवाल जब उन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ कि ये जो बस थी ना, दूसरा जो गवाह था, ये आपसे कितनी दूरी पे खड़ा हुआ था। और जब उसने गर्दन नीचे झुकाई तो मेरे अंकल ने उसकी गर्दन को लिटरली नीचे दबा के बोले कि भाई इससे आगे भी 2 पेड़ हैं, इसी पेड़ पे क्यों रुका हुआ है। तो हमारी जो जज साहिबा थी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो बाद में हाईकोर्ट की जज बनकर रिटायर हुई, वो कभी हंसती नहीं थी, लेकिन वो इतनी हंसी इस पर, उनको मतलब जैसे कहते हैं ना, हंसी का फव्वारा छूट पड़ा, ये इस किस्म से। तो मेरा मानना ये है कि हम अपने प्रोफेशन के अंदर भी, ठीक है वो ये इंसिडेंट मैंने इसलिए कोट किया है कि माहौल बहुत बड़ा उस वक्त में ये लगता है कि बहुत सीरियस चल रहे हैं, लेकिन हमें कई बार ये देखने को लगता है कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं ह्यूमर का जो पुट है उसको नहीं छोड़ना है। मेरा मानना ये है सर कि इसके अंदर अगर आप जजेस भी और लॉयर्स भी हम इसको करें और उसमें करें। अब जैसे जजेस को ले लीजिए, हमारे जजेस, मैं उदाहरण दे रहा हूँ और इसको अदरवाइज ना लें हमारे सारे साथी, कि हम मैनेज जब करते हैं, एक केस है 10 बजे लिया, उसके अंदर दूसरा वकील नहीं आया और दूसरे वकील के बाद आपने उसको किसको रख लिया, पेंडिंग रख लिया, और अल्टीमेटली उसके अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर ही उसको अर्जेंट होना है, इनिशियल स्टेज में ही। अब आप उसको 3:30 बजे अर्जेंट कर रहे हैं, तो एक तो आपने अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रखा, उसका आउटपुट कुछ नहीं हुआ है।
अगर आप 10 बजे दूसरे वकील ने आके कहा कि साहब आज नहीं कर पाएंगे, किस दिन को और कर लेंगे, और आपको भी लग रहा है कि मेरी कॉज लिस्ट आज इतनी बड़ी है कि इस केस को मैं 3 बजे भी रखूं तो भी मेरा ये नहीं बन पाएगा, तो मेरा मानना ये है कि जो बेस्ट वे है स्ट्रेस को कंट्रोल करने का, जजेस का और लॉयर्स का, वो है मैनेजमेंट का। जितना बढ़िया मैनेजमेंट होगा उतना बढ़िया आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा। कोई घर ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो। हाँ ये है कि उसकी जो यार्ड स्टिक है, अगर हम 0 से और 10 तक लेके जाएं तो 1 या नंबर का भी होगा और 10 वाला उसका भी होगा, जिसको 10 है, 10 वाला फटने के कगार में है, 1 वाला मैनेज कर रहा है प्रॉपरली। ये बहुत अच्छा है आपने, एक तो जो किस्सा सुनाया वो बहुत ही बेहतरीन था, एक ही हर सवाल का एक ही तरीके का जवाब। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि वो रटे रटाए होते हैं एक तरीके से कि भाई आपको यही बोलना है, फिर भूल जाते हैं कि भाई अगले सवाल का क्या आंसर दे, तो वही आंसर लगातार देते रहते हैं। तो ऐसा कोर्ट में अक्सर जो आजकल फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। तो और दूसरा जो हमने बात की कि भाई आप किस प्रकार अभी जो सारी स्ट्रेस को लेके हम बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस को लेके, तो जो सर के सवालों से, सर के जवाबों से मुझे एक बात निकल के आई है, अभी अभी मेरे जहन में आई है, तो वो मैं आप सभी के साथ भी बांटना चाहूँगा। अगर सर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगोगे तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस अपना आप कम हो जाएगा। ऐसा ना, कई बार क्या सोचते हैं वो किसी भी फील्ड में, कहीं भी, चाहे वो जो वकील जब अपने काम के लिए आते हैं, या फिर जुडिशियल अफसर आते हैं, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी, या फिर एक छोटा कर्मचारी भी, कोई भी कहीं भी जा रहा है, तो जब वो 10 बजे घर से निकलता है, 9 बजे घर से निकलता है और 5 बजे की ड्यूटी करता है, तो वो ये ना सोच के चले कि यार 5 कब बजेंगे घड़ी में, मुझे घर वापस जाना है। जब वो ये सोचने लगेगा कि 10 से 5 तक मुझे एंजॉय करना है, अपने काम को बेहतर देना है, और उस वातावरण को वो अपने आप में ढाल लेगा, तो वो 5 बजे के भी बाद ही सोचेगा कि थोड़ा बहुत अगर काम बच रहा है तो मैं वो भी करूँ, उसको एंजॉय लेके काम करे। तो जब अपने काम को एंजॉय करने लगेगा तो मुझे लग रहा है कि वो अपने आप ही बेहतर बनता चला जाएगा। ये सर सही है गलत? मैं इसको, आपने अभी मेरे से प्रश्न पहला पूछा था कि जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे आपका कोई इंस्टेंस ऐसा हो। मैं मेरे चूँकि याद आ गया तो मैं सुना रहा हूँ उसको, मुस्कुराहट लाएगा आप लोगों के चेहरे पे भी, कि मेरे सामने एक विटनेस को उन्होंने एग्जामिन किया, प्लेंटिफ ने, और जब एग्जामिन कर चुका तो उसके बाद बोला, बाबा अब ये दूसरे वकील साहब सवाल पूछेंगे आपसे, तो सवाल सुन लेना, और सवाल सुनने के बाद में अगर समझ में ना आए तो फिर सवाल पूछ लेना। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया वकील साहब से, प्लेंटिफ के, कि मैं कहा वकील साहब आप जब सवाल पूछ रहे थे तब तो आपने इसको कहा नहीं ये वाली बातें, लेकिन अब जैसे ही इनका क्रॉस शुरू होने जा रहा है तो आप इनको कह रहे हैं कि पूछ लेना सवाल को। तो मेरे से बोला जज साहब इनको ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मैंने कहा लेट मी टेस्ट, लेट मी चेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा सर कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने, वकील साहब, मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई आप ये बताएं कि पहले जब आप चीफ करा रहे थे इसका, तो उस वक्त तो आपने इनको, विटनेस को ये नहीं कहा कि सवाल सुन लेना, और या मेरे को ये नहीं बताया कि उसको ऊंचा सुनता है। तो कहना नहीं सर ऊंचा सुनता है। तो मैंने कहा नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। तो बोले सर कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो अभी अब करते हैं अभी इसको चेक। मैंने कहा बाबा कि जी सर। मैंने कहा आपको, मैंने बहुत धीरे बोला कि आपको इस पार्टी से दूसरी पार्टी से 4000 रुपये कॉस्ट दिलवा दें? कहना हाँ सर दिलवा दो। तो मैंने कहा भाई इसको तो सब कुछ ठीक ठीक सुन रहा है। तो इस पर दोनों वकील कहने लगे सर ये तो बहुत अच्छा तरीका था ढूंढा इसका कि ये ऊंचा सुनता है कि नहीं सुनता है। तो ये हमें इनोवेटिव होके जिस भी लाइन में है, मेरा मानना ये है कि आप इस चीज़ को छोड़िए, जुडिशरी में ही आप इनोवेटिव होंगे। किसी भी लाइन में, मैकेनिक्स को देखिए आप, वॉशर नहीं होता तो क्या करता है, कहीं ना कहीं से गत्ते का कागज़ काटेगा, उसका वॉशर बना के देगा। तो ये सारी चीज़ें, पर मेरा 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। रेलिश करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है इनोवेटिव होना सीखिए। ठीक, बहुत अच्छा बताया कि जब तक इनोवेटिव ही नहीं होंगे, आप कोई नया सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। यही इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है सर। जो नए बच्चे हैं आज जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर जो नए बच्चे एक बड़ा काबिल वकील बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव कि वो कैसे जुडिशरी की तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें और किसको फॉलो करके आगे बढ़े। हालांकि आजकल जो कोचिंग का सिस्टम है वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया है। एक तरीके से बात करें तो एक बहुत बड़े व्यापार के तौर पे बदल गया है। चाहे वो किसी भी बड़े राजधानी की बात करें हम, चाहे दिल्ली की बात करें, या फिर अलग अलग जब वो किसी भी उसमें जाएंगे राज्य में, तो वहाँ पे एक हब बन गया है। राजस्थान में तो इतना बुरा हाल है कि कोटा के अंदर जो प्रशासनिक सेवा या जुडिशरी की, बच्चे 12वीं के बाद ही तैयारी शुरू कर देते हैं और इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि उसकी वजह से बहुत लोग आत्महत्या भी करते हैं।
तो उसके ऊपर भी प्रकाश डालिएगा कि माता पिता भी उस पर इतना दबाव ना डालें। और दूसरा, अगर उन्हें तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है तो कैसे, और वकील एक बड़े लेवल पे बनना है तो वो कैसे? मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था, पंडित रोशन लाल शर्मा मेरे गुरु थे। उन्होंने 2 बातें बताई जब मैंने ज्वाइन किया था, और ये वो बातें हैं जो हर वकील फेस करता है। 3 दिन तक जब नया केस नहीं आता था तो फ्रस्ट्रेशन आती थी कि इस प्रोफेशन जैसा बुरा प्रोफेशन कोई नहीं है, इसको तो छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन जब 4th डे कोई नया केस आता था या फीस आती थी तो उस दिन हमें लगता था कि इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं है। अभी आपने जो प्रश्न किया उनको 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ, 4 में बल्कि। पहला हिस्सा है कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए मेरा पर्सनल, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि अगर आप जुडिशल ऑफिसर बनना चाहते हैं या जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे, जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे, और जब तक आपके मन में एक अग्नि नहीं होगी कि मुझे इसको क्वालिफाई करना है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। कोचिंग और नो कोचिंग ये इंडिविजुअल की है। आपको लगता है कि आप 3,75,000 रुपये फीस दे सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं पर्सनली कोचिंग के अगेंस्ट हूँ, और उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। आपको अपील करता है ठीक है, नहीं करता तो यू में प्रोसीड विद दैट। आपके सामने मेज के ऊपर अगर जो आपकी कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने की, उससे ज़्यादा भोजन के आइटम्स रख दिए गए हैं खाने के, मुझे नहीं लगता कि आप उसको सारे को खा सकेंगे और डाइजेस्ट कर सकेंगे। कोचिंग सेंटर्स वाले वो इतनी ज़्यादा बुक्स पकड़ा देते हैं आपको कि वो कहते हैं साहब इनको पढ़िए आप। अरे भाई, अगर ये इतनी बुक्स पढ़नी हो के बाद बनना है, तो जो मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को बेयर एक्ट्स पढ़ने से और कंसेप्ट क्लियर करने से और उनसे रिलेटेड जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको पढ़ने से मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो वो बढ़िया है, बजाय इसके कि आपको 40 किताबें दे दी जाएं और फिर ये पूछा जाए कि क्या आपने 40 किताबें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। तो बोला वो कोचिंग सेंटर वाला कहेगा फिर तो आपकी कामयाबी हो ही नहीं सकती थी। दूसरा, अभी मैंने सुन रहा था राजस्थान के असेंबली के अंदर, शायद कटारिया साहब थे एमएलए, मैं कौन से पार्टी के मुझे नहीं पता, उनका एक स्टेटमेंट आ रहा था और वो आंखों में उनके आंसू थे, भावुक होकर कह रहे थे कि इनको रोकिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जो 4-4 करोड़ में पेपर्स खरीद कर और अपने बच्चों को पकड़ाते हैं और फिर रिजल्ट दिखाते हैं कि हमारा 100% रिजल्ट आ रहा है। तो जो गरीब का बच्चा है, हमारी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को ये कहें, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, हमारी बैकग्राउंड ये नहीं है कि हम आपको धनाढ़ मान के कहें कि साहब हम तो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेज सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छी उसमें कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले जिनकी फैमिलीज़ हैं और जो इसमें जाना चाहते हैं जुडिशरी के अंदर, 9 घंटे 9.5 घंटे से कम की पढ़ाई बच्चे को नहीं करेंगे, तो अगर करता नहीं है तो वो ये सोच ले कि नहीं कामयाब होगा, पहली चीज़। दूसरी, लिख कर करें उसको। तीसरा, बेयर एक्ट को पूरी तौर से थॉरोली स्टडी करें। चौथी, जो आपके 10 ईयर पेपर हैं उनको पढ़ने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वो आप देखें, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है यहाँ पर, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। पाँचवीं, जो आप कर रहे हैं अपने को 3 महीने के अंदर एसेस जरूर कर लें कि क्या आप 150 क्वेश्चन में से क्या आप 100 के करीब पहुंच रहे हैं करने के लिए 2 घंटे के अंदर, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर आप ये ध्यान करिए कि आपकी फील्ड इसके अलावा है, जुडिशरी के अलावा। हर आदमी जुडिशल ऑफिसर नहीं बन सकता, हर एक आदमी IAS नहीं बन सकता, हर एक की अपनी लाइन और डेस्टिनी फिक्स्ड है, वो उसके अंदर जाएगा। रहा प्रोफेशन का ताल्लुक, तो मेरे जो गुरु ने जो बात बताई थी, मैं शुरू जहाँ से की थी, उन्होंने कहा था कि हार्ड वर्क के बिना कोई चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। ही वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा बिना मेहनत के कोई चीज़ अचीव नहीं होती। और सेकंड लाइन थी कि जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने मेहनत करी, अगर आप जुडिशल ऑफिसर नहीं बन सके, यू मे बिकम एनी अदर अथॉरिटीज़, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आप एक बढ़िया लॉयर बनेंगे, और जो आज आपके मेहनत है वो आपको किसी न किसी रूप में आपकी उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके अंदर आपको मदद करे। ये बड़ा अच्छा वो कहा गया आपने कि बिना लगन और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जाएं या फिर आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो। पर जो वकीलों से जुड़ा हुआ, सर आपने एक स्टार्टिंग में अपनी एक बात बताई थी कि भाई 3 दिन फीस नहीं आई, 4 दिन फीस नहीं आई, फिर एक तरीके से परेशानी होने लगती है, एक तरीके से दबाव बढ़ने लगता है।
तो वो आजकल चल रहा है, क्योंकि जो समाज के लोग हैं वो क्या करते हैं सर कि वो ढूंढते हैं कि जब वो फंस जाते हैं या कोई केस करना होता है तो बेस्ट से बेस्ट लॉयर ढूंढते हैं कि भाई फीस थोड़ी ज़्यादा लग जाए। पर वो नए बच्चे हैं, उनके लिए कैसे क्या आप रूपरेखा कि भाई वो अपने आप को उनको काबिल भी बनाना है, काबिल बनाना है तो उसको पढ़ाई में भी टाइम देना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। पर वकील जब बनता है तो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, पूरे दिन कोर्ट में जाना, देखना, क्लाइंट से मिलना, किताबों को अलग से पढ़ना, उसका जवाब तैयार करना, और उसके बाद जब घर चलाने के लिए अगर पैसा ना आए तो फिर, और उसके बाद फिर समाज की तरफ से भी एक तरीके से तिरस्कार झेलना पड़े। तो वो सारी चीज़ें झेल के एक अच्छा काबिल वकील कैसे बन पाएगा? कोई ऐसा जरिया भी आप बताना चाहें उनको कि भाई वो नया वकील कौन से ऐसे जरिए किसी को ना बताओ तो जिससे वो अपनी आर्थिक रूप से भी अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। मैं कल की ही बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल अदरवाइज ना लें। कल मैं एक केस में बैठा हुआ था और सुन रहा था बहस, तो मुझे जो अंग्रेज़ी थी उसमें हंसी की बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ह्यूमर निकालिए। वो जज साहब से कह रहे थे कि काइंडली सीक एडजमेंट, ही वो लॉयर ये कहना चाह रहा था कि मैं एडजमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो काइंडली गिव मी एडजमेंट, आई एम सीकिंग एडजमेंट। तो सेंटेंस तो ये होना चाहिए था कि मैं सीक कर रहा हूँ, और वो जज साहब वो कह रहे थे कि काइंडली सीक एडजमेंट। तो मुझे पीछे बैठे बैठे समझ में आ रहा था कि देखिए, अरे भाई हिंदी में ही सबमिट कर लीजिए, किसने कहा है कि आप अंग्रेजी में बोलें। दूसरा, मैं यंग लॉयर्स के लिए कह रहा हूँ, बच्चों, जो भी बड़ा वकील बना है उसने कितना पोर्शन नींव में दिया है ये आपको पता नहीं है, उसने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं ये आपको नहीं पता है। अगर आप पहले दिन से मर्सिडीज़ की ख्वाहिश रखेंगे, पहले दिन से बहुत बड़ी लाइब्रेरी की ख्वाहिश रखेंगे, या तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंडफादर रनिंग प्रोफेशन देकर जा रहे हैं, वो तो मैं उनको तो भाग्यशाली हैं वो। लेकिन अगर जो हमारे देहात के लोग बच्चे आ रहे हैं और जिनके अंदर पहला है बच्चा वो जो LLB करके इस प्रोफेशन को चुन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए 3 चीज़ें उसको ध्यान देनी है। सबसे पहला, कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल ध्यान करें। अगर आपने ये सोचा कि आज मैंने 1 लाख रुपए झूठ लेके लिए है, काठ की हांडी है, अगले दिन नहीं चढ़ेगी, उसके ऊपर रखें, मेहनत करें। आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, और पेशेंस को सस्टेन करने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान करें। हाँ, मैं मानता हूँ, आपके इनसे एग्री करूँगा कि जब मुझे घर जाकर अपने बच्चों की फ़ीस या घर के किचन का खर्चा चलाने की बात आएगी, तो मुझे ज़रूरी बात है कि ये ज़रूर ध्यान आएगा कि मैं कैसे इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर सस्टेन करने के लिए कैसे आगे बढ़ूँ। अब उसके जितने तरीके मैं बता सकता हूँ जो मेरे ज्ञान में है, हमारे यहाँ ओथ कमिश्नर्स का है, प्रोविज़न है। दूसरा, नोटरी का है, उसके एक लिमिट है मेरे ख्याल से, वो देखनी पड़ेगी। तीसरा है, किसी के साथ सीनियर के साथ लगें, उसका मेहनत करें और ये देखें उससे मेहनत से कि वो अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आपको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल, तो वो ले लें आप। कॉस्ट आती है, हमारे यहाँ सीनियर लॉयर्स जनरली स्पीकिंग वो कॉस्ट नहीं लेते हैं, ये मैं उनका बड़प्पन समझता हूँ। चाहे वो 1000 आती है, चाहे 10,000 आती है, दे डोंट टेक। बट देर में भी सम लॉयर्स वो उनका एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, लेकिन ये उनको दीजिए। तीसरा क्या है कि यंग लॉयर्स हैं, ये मेरी सोच है कि अगर वो एक ग्रुप बनाए, 3 का बनाए, 2 का बनाए, 4 का बनाए, क्योंकि इससे वर्क आएगा आपकी वाकफियत से, जो मेरे को समझाया गया है। आप अगर सोसाइटी में निकलेंगे, मैरिजेस में जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे, देखिए आइसोलेटेड रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, पब्लिसिटी का ज़माना है। अगर आप अपने बारे में ये नहीं बताएंगे कि आप प्रोफेशन के अंदर, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर आपको उसके अंदर किसी किस्म की आपको जो है वो मदद नहीं मिलेगी, और फिर स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ना शुरू होगा, और जो टॉपिक हमने लिया है वो कहीं ना कहीं 135 से घटाकर हम 142 पे पहुंच जाएंगे, उसको रोकना भी है। नहीं, बहुत अच्छा। जो मुझे लग रहा है कि जो नए बच्चे सुन रहे होंगे, और बहुत आज का जो डिस्कशन रहा है कैसे आएगी हैप्पीनेस, बहुत ही बेहतरीन रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। लास्ट में जाते जाते, अब क्योंकि आप बड़े अच्छे वकील भी रहे हैं और अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो नए बच्चों के लिए मैं अपनी तरफ से सर आपसे पूछना चाहूँगा, और आप भी कहिए कि जो सीनियर्स हैं, क्या उनको, जो नए बच्चे आते हैं, जो बेचारे स्ट्रगलर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या उनको कुछ देना चाहिए उनको? मेरा मुताबिक मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूँ, उनको 100% देना चाहिए। जैसा जस्टिस सीकरी ने कहा था एक किसी फंक्शन में, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे काबिल बच्चे हैं वो इस प्रोफेशन से दूर भाग रहे हैं,
और फिर उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कारण बताया कि देयर में बी सो मेनी रीजंस, बट वन ऑफ द रीजंस इज दैट दे आर नॉट बीइंग पेड। अब आप अच्छे वकील चाहते हैं, अच्छे जजेस चाहते हैं, अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, अब तीनों की सस्ते इसके अंदर मैं रुकूंगा तो प्रोफेशन में तब ना जब मेरे को ये लगेगा कि मेरे को आज शाम के टाइम मेरे स्कूटर का जो पेट्रोल है उसका कोई खर्चा मिला है, तो मैं रुकूंगा कब? जब मुझे ये लगने लगेगा कि इसका खर्चा भी मेरी अपनी जेब से जा रहा है या घर से ले रहा हूँ, तो उसको लगेगा कि ये प्रोफेशन मेरे लायक नहीं है और फिर मैं कहीं ना कहीं जाऊँगा या गलत हैबिट्स के अंदर इंडल्ज करूँगा, मैं गलत जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कहलाती हैं, उनके अंदर इन्वॉल्व करूँगा। और वो जो इन्वॉल्वमेंट है वही बात आ जाएगी कि अगर यही बात सोसाइटी के उस आदमी तक पहुँची जो आपके पास आया है और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड से आपने काम कराया, तो वो आदमी आपको लॉयर की कैटेगरी में नहीं रखेगा, वो कहेगा ये आदमी मैनेज करता है और फिर इज्जत वाली जो बात है वो बाहर जुगाड़ू है, नहीं उसको फिर आपको रिगार्ड नहीं देगा। अगर आपको लॉयर के प्रोफेशन से आपको इज्जत कमानी है तो उसके अंदर तो जो लॉयर वाली बात है वो करेंगे। अब मैं जितने साथी मेरे देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा, मेरे को आप किसी वक्त भी, जिस वक्त मेरे पास टेलीफोन वर्क में ना हो, कहीं कोर्ट में ना हो, कोई डिफ़िकल्टी आए, ये मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं एक नया पैसा नहीं चार्ज करूँगा, मेरा जितना ज्ञान है मैं उसके हिसाब से आप लोगों को राय दूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप ये समझें कि 2 घंटे दूंगा या 1.5 घंटा दूंगा तो वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है जिसकी मुझे ज्ञान है तो मैं आपको उसमें, और मेरे साथी हैं जजेस भी, मेरे को, मैं जहाँ एकेडमीज़ में जाता हूँ वो कई बार पूछते हैं मेरे को टेलीफोन करके, बिल्कुल किसी किस्म की आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप किसी वक्त भी मेरे को टेलीफोन करें। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ ये बात, और मैं चूँकि मुझे लगता है कि लास्ट फेज़ में हूँ मैं, कि इसके अंदर मुझे आपको 10 बातें वो बतानी है जो मेरा टॉपिक है, स्ट्रेस को मैनेज करने का। ये सीरियल नंबर आप इसको इस ढंग से ना लें कि ये जैसे मैं बता रहा हूँ ये उस सीरियल में, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे पहला आप ये देखिए कि आप स्ट्रेस को मल्टीप्लाई या ऐड तो नहीं कर रहे हैं, और ऐड और मल्टीप्लाई का आप इलस्ट्रेशन लीजिए कि बच्चा आया, बच्चे ने आपको अपना रिजल्ट बताया, आप पहले प्रोफेशन से तंग हैं, आज आप अर्निंग करके लाए, बच्चे ने बता दिया 66% हैं, तो ये गलत है। इसको सबसे पहले वेंटिलेट करिए। वेंटिलेशन जो है ये आपको स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला नियम है। दूसरा मैं लेता हूँ कि जो आपकी ग्रुप है जिसके अंदर आप बैठते हैं, उसके अंदर वो लोग ना हो जो आइसोलेटेड रहते हैं समाज से, क्योंकि आइसोलेशन, मेडिकल साइंस ये कहती है कि आइसोलेशन मीन्स आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आइसोलेशन एक अपने आप में आप उससे स्ट्रेस से अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। तीसरा मैं लेता हूँ मेलोडियस सॉन्ग्स जो होते हैं, जिनको पुराने हैं या नए हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, अच्छे जीवन के बारे में, प्रोग्रेस करने के बारे में, उनको सुनिए आप। कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, शायरों ने अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं, उनको सुनिए, दूसरे के आगे रिसाइट करिए। अभी मैं इस टॉपिक में ही कह रहा हूँ कि एक धर्मवीर सबरस थे, मेरठ के अंदर जो मेला लगता है इसका कौन सा नौचंदी का जी। उस मेले के अंदर कवि सम्मेलन हो रहा था, तो मुझे अटेंड करने का मौका मिला। तो उन्होंने, धर्मवीर सबरस ने एक, उनके दुमदार दोहे होते थे, तो उन्होंने एक बार सुनाया था कि शिवशंकर भगवान की हालत थी कुछ तंग, और जो होती अच्छी दशा काहे पीछे पीते भंग। तो उनका वो जवाब देते थे खुद ही, उसको उनका इसलिए कहते थे दुमदार दोहे, शिवशंकर भगवान की हालत थी कुछ तंग, जो होती अच्छी दशा काहे पीते भंग। तो क्या करते? तो बोले ठाठ से ठर्रा पीते। ये मजाक में है, मतलब उन्होंने जो इसको रंग दिया दुमदार दोहे कह के, इसको इस ढंग से लेते थे। और उसमें उन्होंने बताया सास बहू में ठन गई लड़ते बीती रात, और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ ज़रा सी बात, खटोला यहीं बिछेगा। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ? ये ह्यूमर की वो चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कम करेगी। आगे लीजिए डाइट पर, हमारी डाइट भी बड़ी उसको करती है, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है स्ट्रेस के लिए कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आपकी डाइट भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर आप डाइट ठीक है, अगर आपको मेडिकल साइंस वाले कहते हैं ये वाली डाइट आपको ठीक रहेगी, तो कृपया वो डाइट लीजिए। आगे लेते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन शून्य मेडिटेशन कहलाता है। थोड़ी देर के लिए लेटिए आप,
शवासन में जाइए, अपने आप को ज़ीरो पर कर ले आइए, फोकस करिए टो पर, जैसा मुझे बताते हैं लोग कि मेडिटेशन टो पर जाइए, सोचिए कि केवल टो के अलावा कोई चीज़ नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए और इसलिए शून्य में चले जाइए। कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ रिड्यूस किया है। उसके बाद आपने साउंड स्लीप लीजिए, और साउंड स्लीप का जो मैं अपने जजेस साथियों को बताता हूँ, मैं जैसे लेता हूँ नींद, थका है नहीं है, अगले दिन का स्ट्रेस है नहीं है, लेटा, जो भी आप जिस नाम को जपना चाहते हैं, शिव का नाम जपना चाहते हैं, ओंकार जपना चाहते हैं, अल्लाह करना चाहते हैं, वाहेगुरु कहना चाहते हैं, 50 बार 20 बार रिसाइट करते चलिए। अपनी स्ट्रेस के स्विच को ऑफ करिए, आपको बहुत साउंड स्लीप आएगी। तीसरा, समय पर सोइए। हमने ये देखा है कि लोगों को 2 बजे तक टीवी देखते हैं, वो स्ट्रेस है आपका, टीवी नहीं देखना चाह रहे हैं आप बेसिकली आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरा मानना है। आप समय पे सोइए, 7 घंटे की स्लीप लीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। एक हल्की एक्सरसाइजेज करिए, जिसको हम फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज कहते हैं, जो हमारे योगा में भी इंक्लूडेड है और फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज में है। आपने देखा होगा मास पीटी होती थी स्कूलों के अंदर, वो बंद हो गई है। मैं आज के दिन भी कर रहा हूँ और 70 ईयर्स की एज में भी अपने को एजाइल रखे हुआ हूँ, कोई किसी रोग से पीड़ित नहीं हो। हाँ, बीपी जो है वो रहता है, वो एक देन है हमारे प्रोफेशन की, उसको हम गोलियों से कंट्रोल करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि साहब सुबह भी गोली ले रहा हूँ, शाम को भी ले रहा हूँ और या कुछ और चीज़ खा रहा हूँ। और 3 चीज़ें और हैं, डाइट हो गई, परहेज़ हो गया और मेलोडियस सॉन्ग्स हो गया। हाँ, नशे के लिए मैं अगेंस्ट हूँ, नशे के बहुत से लोग इसको कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार 10 के जो आपके नाम के कुछ 10 ऐसे फॉर्मूले हैं आपके पास, तो वो आपने सभी ब्रीफ में बता दिया, सारे उनका टॉपिक डिस्कशन भी कर लिया हमने, पर एक बार आप उनको 1 बाय 1 बता दीजिए तो दर्शकों को समझने में आसानी हो जाए कि क्या उनके नाम है, और उसके बाद आगे की डिस्कशन। ये मेरा खुद का असेसमेंट है। मैं मेडिकल लाइन वालों का या किसी और का, जो हमारे प्रीचर्स हैं, वो भी अपने अपने तरीके बताते हैं, साहब ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। ये मेरा खुद का अपना नुस्खा है कि सबसे पहले तो आप अपने जो स्ट्रेस है उसको वेंटिलेट करें, अपने साथियों से या किसी से भी, जिससे भी आप समझते हैं कि आदमी कॉन्फिडेंस का है, कुछ हद तक मेरे इसको सुनने के बाद हो सकता है समाधान भी बता दें। वेंटिलेट करें और मेलोडियस सॉन्ग्स जो होते हैं जिनसे आपको सूदिंग इफेक्ट करता है वो सुने। आइसोलेशन को अवॉइड करें, साउंड स्लीप लें, और ये मैंने जैसे बताया कि आप रिसाइट करते हुए सोएं, किसी भी परमात्मा का नाम, जो परवरदिगार हैं, उसका नाम रिसाइट करते हुए सोएं आप। अवॉइड ड्रिंकिंग, ये मेरा खुद का है, मैं ना लेता हूँ, ना सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं है, ना मैं शराब वगैरह लेता हूँ। जो आपकी मिजरीज़ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उसको आप डिवाइड करें और उस आदमी से कंपेयर करें जिसकी की मिजरीज़ आपसे दुगनी या चौगनी है, फिर आपको पता लगेगा। 104 टेम्परेचर वाले को जब हम कहते हैं तुम्हारे 102 है, तो वो फिर 102 को बियर करने की कैपेसिटी में आ जाता है। 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रहने वाला आदमी जब 42 डिग्री टेम्परेचर में आता है तो उसको 42 डिग्री भी बड़ा अच्छा लगता है। आगे हैं कि जो हमारी स्मॉल हैप्पीनेसेस हैं, खुशियाँ जो हैं, आपके बच्चे का बर्थडे आया, बच्चे ने कहा आज मेरे 60% आ गए हैं, पैट करिए उसको, कोई चीज़ लेके आइए उसके लिए, घर के अंदर बर्थडे मनाइए, छोटे लेवल पे, बहुत बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पे मनाइए। मेडिकेशन, डाइट और परहेज़ इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप खुद ही असेस कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ खाने से मेरा स्ट्रेस लेवल, क्योंकि हमने देखा है कि जो मसालेदार चीज़ें हैं, देखिए मैं अपनी एज के हिसाब से कह रहा हूँ, आप लोगों को इस बात पे बड़ा वो लगेगा कि इन्होंने अपने समय में तो इन्होंने भी खाए होंगे मसालेदार चीज़ें, लेकिन मैं चूँकि अब टॉपिक के उस पर बोल रहा हूँ और मैं एक सजेशन के तौर पे कह रहा हूँ, तो आप इसको करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसके फ़ायदे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसको बिना परहेज़ करके भी आप स्ट्रेस लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो तो सबसे बढ़िया है। इस 10वें वाले को आप हटा देना उसको। नहीं, जो भी आपने 10 के 10 नाम बताए सब बेहतरीन है। 10 में से अगर कुछ भी फॉलो करें, 5-7 भी फॉलो करें, अपने लाइफ का हिस्सा बनाएंगे आप लोग,
तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको जीवन पर असर पड़ेगा और आप खुद देखोगे कि आप खुद भी हैप्पी रह पा रहे और जो हम लगातार अपनी हर वीडियो के माध्यम से, हर न्यूज़ के माध्यम से संदेश देते हैं कि हैप्पीनेस को अपने तक सीमित ना रखें, उसको बांटने की कोशिश करें। तो इस जो सर का फॉर्मूला जो है ये देख के मैं भी खुद भी प्रभावित हुआ हूँ। और आज के एपिसोड से, आज की जो हमारा शो है कैसे आएगी हैप्पीनेस से, तो मुझे खुद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत अपने आप को भी बहुत कुछ सीखने का महसूस मिला है। और आगे चल के इस जो आज हमें सीख मिली है वो और ज़्यादा अच्छे लेवल पे हम आप सभी के साथ बांटेंगे, अच्छे इसका एक्सपीरियंस लेके और अच्छी आपके पास नई जो अलग अलग जो हमारी शख्सियत है जिनका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, उनकी अपनी एक खुद की एक वैल्यू है, तो वो आप तक लेके आ रहे हैं हम। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जस्टिस हमारे रिटायर्ड जज साहब थे हमारे साथ मौजूद, जो आपको अलग अलग तरीके के आपको फॉर्मूले बताए, आपको स्ट्रेस लेवल से दूर रहने के वो बताया। साथ में वो जो बच्चे जो आज आगे आके कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो या फिर आगे बड़ा वकील बनना हो या फिर अपने समाज में कोई और पायदान, तो वो कैसे शुरुआत करें। बात करी हमने वकीलों की कि वकीलों का जो घटता स्तर है या फिर वकीलों के जो बढ़ता दबाव है वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, जुडिशरी अफसर और वकीलों के बीच का तालमेल, ये सारी चीज़ें सभी को समावेश करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना है तो बहुत मुश्किल काम। मुझे सर इतना, क्योंकि ब्रॉड लेवल है, समाज का एक वो हिस्सा जिसको 1 घंटे के, अगर हम कहेंगे 1 घंटे के एपिसोड में हम लेके आए तो वो हम कर नहीं पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आप तक कोई ये सारी बातें पहुंचाते रहें। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ हमसे छूट गया है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कुछ बहुत बात आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जाननी है तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। सर ने जैसे कि बताया कि वो आपसे कोई ऐसे आपको कुछ जो वकील साथी हैं या फिर जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनका नाम टाइप करेंगे गूगल पे तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इनके जो मैनेजर का नंबर है वो भी अगर सर की परमिशन से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो भी आप बातचीत कर सकते हैं। और वो लोग, क्योंकि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो जो लगता है कुछ उनको अगर मान लो मिलना चाहते हैं, कोई राय लेना चाहते हैं, तो वो आके अपने केस की अपनी वो भी सर से बातचीत कर सकते हैं। पर जो मेन मकसद है वो यही है कि हैप्पीनेस कैसे आए, समाज में हैप्पीनेस का कैसे विस्तार हो। क्यों आज हमारा देश लगातार पिछड़ता जा रहा है, उस चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। लगातार आपके जीवन में आपको इस लेवल तक जरूर लेके आएंगे कि आज जो समाज में जो डिबेट होती है कि 4 लोगों को बैठा के, 5 लोगों को वो एक दूसरे से गाली गलौज करवाना, उसको छुड़वाएंगे आपको। और हैप्पीनेस की जो सर ने बातें बताई, जो सर की जो विचारधारा रही, जो ऐसे ही और लोग जो देख के जिसके चेहरे पे आपको स्माइल आए और उनके कुछ सीखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें हम जरूर अपने समाज को बदलने का प्रयास करेंगे। और आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करना है। आप देखते रहे हैप्पीनेस इंडिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये न्यूज़ सेक्शन आपको पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसका फ़ायदा उठाएंगे तो समाज में हैप्पीनेस आएगी। फिर मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ और रूबरू कराएंगे कि जीवन में कैसे हैप्पीनेस आए उनके अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया। जय हिंद, जय भारत। ठीक।